कहाँ तक पढ़ा है कल? कल पढ़ा था वर्ल्ड वॉर सेकंड, फिर पढ़ा था फैसिज्म क्या होता है, फिर पढ़ा नाजिज्म क्या होता है, फिर पढ़ा था डिफरेंशिएट पढ़ा था उनका, और फिर कोल्ड वॉर, ये पढ़े थे। अब आज का क्या देखते हैं हम, आज कुछ आइडियोलॉजीज है उनको करेंगे। ठीक, जैसे कैपिटलिज्म क्या होता है, ठीक है, कम्युनिज्म क्या होता है, उसके बाद सोशलिज्म क्या होता है, मर्केंटलिज्म क्या होता है, ये कुछ है। पता नहीं होता पेपर में कि इनके बीच में कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है, पूछ लेंगे कभी कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, या कैपिटलिज्म और मर्केंटलिज्म में क्या फर्क है, तो ये पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं इनको होते क्या है, बाकी इतना कुछ है नहीं है। तो सबसे पहले कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म है ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, इसमें क्या प्रमोट किया जाता है, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस प्रमोट करेगा जाएगा, बिजनेस प्रमोट किया जाता है, ठीक है, और इसमें सरकार की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है। आप जितना मर्जी बिजनेस करना चाहते हो करो, कुछ भी करो, ठीक है, कोई वो नहीं, बस आपको क्या करना है, एक तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, कुछ लेबर लॉज होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें बिजनेस आप जितना मर्जी करना चाहते हो कैपिटलिज्म में कर सकते हो, इंडस्ट्रीज कुछ भी करना चाहते हो करो, इलॉन मस्क बनना चाहते हो इलॉन मस्क बनो, स्टीव जॉब्स, जो करना चाहते हो करो, बस सरकार को टैक्स दो और कुछ लेबर लॉज या कोड्स कुछ इनको फॉलो करना पड़ेगा, कि मन मर्जी से आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते जरूरत से ज्यादा। तो ये कंसेप्ट था। ये कैपिटलिज्म कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, बड़े सारे थिंकर्स हैं, जैसे एडम स्मिथ, उन्होंने थ्योरी दी थी लेजे फेयर, ठीक है, फ्री इकोनॉमी। तो ये है कि इसमें जो भी है वो सब कुछ किस पे होता है, मार्केट डिसाइड करती है, प्राइस क्या होंगे, कितनी महंगाई, इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, मार्केट पे है, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाता है। तो वो आ गया कैपिटलिज्म, ठीक। अब इसमें बुराई क्या है कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में बुराई ये है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। सपोज हमने क्या किया, कोई फैक्ट्री खोली, तो उसमें एक बंदा रख लिया हमने, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, उससे वो काम तो करवा रहे हैं, क्या पता उससे कोई दूसरे काम भी करवा रहे हूँ, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है इसमें, ये तो हो गया, लेकिन वेजेस उसको एक ही काम की मिल रही है जिसके लिए उसको रखा गया है, तो मतलब उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और जो वर्कर्स होते हैं वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो माइनॉरिटी, मतलब उनकी गरीबी है, ठीक है, तो गरीबी में उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती रहती है, ये उनको भी पता होता है और जो मालिक है उनको भी पता होता है। तो ये आ गया कैपिटलिज्म, ठीक है। अब इस चीज को क्रिटिसाइज कौन करता है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, इसको आप फिलोसफर बोल सकते हो, इकोनॉमिस्ट है। इसने एक नई थ्योरी दी, इसको बोलते हैं कम्युनिज्म। क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, इसने क्या बोला कि कास्ट लेस सोसाइटी, क्लास लेस सोसाइटी, स्टेट लेस सोसाइटी, और करेंसी लेस सोसाइटी। अब देखो जो कैपिटलिज्म है उधर तो मालिक एक ही बंदा होगा, जो क्लास है कैपिटलिस्ट क्लास है वही मालिक होगी, जो वर्कर्स है उनको पे मिलती है, वेजेस मिलते हैं, वो मालिक थोड़ी है। लेकिन कम्युनिज्म में क्या बोला जाता है कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर 100 बंदे काम कर रहे हैं तो वो सारे ही मालिक है, ठीक है, और जो रिसोर्सेज होंगे वो सारे जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं, जरूरत के हिसाब से, जिसको जितनी जरूरत है वो उतने रिसोर्सेज ले सकता है। तो इसने क्या कंसेप्ट दिया कि उस सोसाइटी में कोई कास्ट नहीं होनी चाहिए, कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए, उसके बाद क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है।
क्लासेस होती है ना सोसाइटी में, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास, ये बड़ी सारी क्लासेस हैं। तो क्लासलेस सोसाइटी। फिर उसने क्या बोला, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। भाई स्टेट होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी तो, लेकिन स्टेट तो जरूरी है। उसके बाद इसने बोला करेंसी लेस सोसाइटी। बोला कि ये क्लास डिवाइड सोसाइटी में क्यों होते हैं, पैसे की वजह से, करेंसी की वजह से। करेंसी लेस सोसाइटी होनी चाहिए। और इसने एक और चीज दी कि वायलेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए। वायलेंट, हमारी सोसाइटी में जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनको उखाड़ फेंको, उनको वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू उखाड़ दो। तो ये चीजें इसने दी, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जो इस आइडियोलॉजी पे चलती हो, कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी, या फिर करेंसी लेस सोसाइटी, या फिर वायलेंट रेवोल्यूशन। तो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कोई भी कंट्री दुनिया में फॉलो नहीं करती, ठीक है। अब ये आगे कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म के बड़े सारे टाइप्स हैं। रशिया में अलग टाइप है, चाइना में अलग है। चाइना में कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं, लेनिनिज्म, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, ये बंदा था रशिया का। इसने एक कंसेप्ट क्या दिया, लेनिनिज्म। इसने बोला जो कार्ल मार्क्स बोल रहा है वो ठीक है, ठीक है, होनी चाहिए करेंसीलेस स्टेटलेस सोसाइटी, वर्कर्स को रेवोल्यूशन करना चाहिए। पर इसने ये बोला कि जो इतने सारे वर्कर्स हैं इनका कोई ना कोई एक लीडर होना चाहिए, और लीडर फिर वो गवर्न करेगा कंट्री को, तो वो होगा लेनिनिज्म होगा, ठीक है। इसने बोला कि जितने भी वर्कर्स हैं उनमें से एक लीडर होना चाहिए, लीडर का कंसेप्ट दिया इसने, ताकि वो गवर्न कर सके। अब इससे आगे बढ़े तो चाइना में क्या है, माओइज्म। पता है आपको, चाइना में माओ जेडोंग नामक एक बंदा था, इसने क्या कंसेप्ट है, इसका क्या कंसेप्ट है, माओइज्म। लेकिन माओइज्म में क्या है, देखो बाकी जितने भी बंदे हैं, लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, ये किसके खिलाफ बोल रहा था, इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रीज होगी उधर ही कैपिटलिस्ट क्लास होगी, तो उनके खिलाफ वायलेंट रेवोल्यूशन वगैरह ये करना है। लेकिन चाइना में तो ऐसा है नहीं, ठीक है, चाइना में इंडस्ट्रीज थी नहीं उस जमाने में, चाइना खुद 1949 को आजाद हुआ, अब तो है, तब नहीं थी। तो जो माओ जेडोंग था उसको पावर चाहिए थी। ये सारे पावर हंग्री लीडर होते हैं, ऐसे ही अपने कंसेप्ट दे देते हैं। इसने सोचा चाइना में फिर क्या है, चाइना में एग्रीकल्चरिस्ट है, पता है, एग्रीकल्चरल क्लास है। तो उससे पहले चाइना में बड़े क्या सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो फिर माओ जेडोंग ने वर्कर्स को अपने साथ लेके उन फ्यूडल लॉर्ड्स को खत्म किया, लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की, उस चीज को बोलते हैं माओइज्म, ठीक है। तो माओइज्म का कंसेप्ट किसका है, माओ जेडोंग का, ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है। कैपिटलिस्ट पता चल गया। फिर हम आए कम्युनिज्म, कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। फिर कम्युनिज्म की ही टाइप है लेनिनिज्म है, कि इसमें जो वर्कर्स है उनका एक लीडर होना चाहिए। उसके बाद हम आए माओइज्म पे। तो माओ जेडोंग जो है इसने किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चरल क्लास पे, कि लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको बराबर का हक वगैरह ये सब मिलना चाहिए। तो इसने मूवमेंट्स वगैरह बड़ी सारी चाइना में चलाई। अब देखो कोई भी सोसाइटी होगी, सबसे ज्यादा लोग तो लेबर क्लास ही होगी उधर, सबसे ज्यादा, चाहे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, सोशलिस्ट है, या कम्युनिस्ट सोसाइटी, सबसे ज्यादा लोग कौन से होंगे, लेबर, काम करने वाले ही होंगे। अब इसने माओ जेडोंग ने उन्हीं को साथ लेके ये काम किया, आई समझ। तो ये आ गया माओइज्म। ऐसे ही बड़ी सारी टाइप्स हैं इसकी, पर वो इतना पढ़ना नहीं है। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, कोई भी कंट्री दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्री नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं। अब एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म में क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सोसाइटी में, क्या, जो रिसोर्सेज है वो इक्वली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कहाँ, सोसाइटी में। लेकिन कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं, जितनी जरूरत हो उतनी आप ले सकते हो, उतनी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन सोशलिज्म में एक और कंसेप्ट है कि स्टेट होनी चाहिए, इसमें स्टेट जरूरी है, स्टेट होगी, ठीक है,
स्टेट होगी वही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी चीजें। इसने स्टेट का भी कंसेप्ट दिया, स्टेट होगी, लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिसोर्सेज। ये होता है सोशलिज्म। ठीक है, इधर कोई बात नहीं की गई है कि सोसाइटी में वायलेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए या कैपिटलिस्टों के खिलाफ, कुछ नहीं, वो सिर्फ कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब इंडिया भी हमारा देखो पहले सोशलिस्ट, हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी शब्द है सोशलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, तो ये लोगों के वेलफेयर पे काम करती है स्टेट। ठीक है, आई समझ? ये आ गया सोशलिज्म। अब सोशलिस्ट कंट्री तो बड़ी सारी, रशिया सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया भी थी पहले, अब इंडिया मिक्स्ड बोल सकते हो। चाइना सिर्फ दिखाती है कि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन असल में क्या है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री। इतनी इंडस्ट्री, इतनी प्रोडक्शन तो कैपिटलिस्ट कंट्री में ही पॉसिबल है, कम्युनिस्ट है नहीं। कम्युनिस्ट में क्या है कि सब सारे रिसोर्सेज पीपल ओन करेंगे, लोग ओन करेंगे, तो फिर उनमें इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे आए? वो जैकमा वगैरह, आपने नाम सुने होंगे, जैकमा था उनका, बड़े सारे उनकी कंपनीज हैं, शियोमी, हुआवे, इतनी सारी कंपनीज है, वो कैसे फिर वो राइज की? वो सिर्फ दिखाता है, असल में वो कैपिटलिस्ट ही है। तो ये आ गया सोशलिज्म। ये सोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो होता है सोशलिज्म। और स्टेट होगी, पर स्टेट जरूरी है। लेकिन अब इंडिया में कौन सा सोशलिज्म चलता है? इंडिया में चलता है गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म, इसमें क्या फर्क है सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म में? सोशलिज्म बोलता है कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, लेकिन गांधीयन सोशलिज्म क्या है? रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है सबको बराबर मिलेगी, आप जितने मर्जी रिसोर्सेज अर्न कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट है हमारा इंडिया का, जिसको बोलते हैं हम गांधीयन सोशलिज्म, कि रिसोर्सेज को अर्न करने की अपॉर्चुनिटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? गांधीयन सोशलिज्म। ये चलता है इंडिया में कंसेप्ट। तो इंडिया में कभी आपने देखा कि रिसोर्सेज बराबर बांटे जा रहे हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर है, तो तभी इंडिया में रिच पोर वगैरह ये सब है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिली है, सबको मिलती है। और जिनको नहीं मिलती उनके लिए भी रिजर्वेशन है। ठीक है, तो सबके लिए बराबर बराबर सिस्टम है, तो वो है हमारा गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, अब फर्क पता चल गया। कैपिटलिज्म कैसी सोसाइटी होती है? इसमें बिजनेस वगैरह, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी प्रमोट की जाती चीजें। कोई रूल्स और रेगुलेशन स्टेट नहीं बनाती, सरकार नहीं बनाती। कुछ लेबर लॉज तो बनाने पड़ते हैं कि जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, और खुली छूट है, मार्केट डिसाइड करेगी सब कुछ, पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको लोग ओन करेंगे। ठीक है, अगर एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं तो 100 ही मालिक हैं फिर उस फैक्ट्री के। ये किस पे फोकस करते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, स्टेट भी नहीं होनी चाहिए, स्टेट ही पंगे डालती है सारे, और करेंसी लेस, पैसा भी नहीं होना चाहिए सबके, क्योंकि पैसे की वजह से ही डिवाइड होगी सोसाइटी में। और कार्ल मार्क्स का जो सबसे मेन चीज थी, उसने क्या बोला था? वायलेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए, कि जो भी कैपिटलिस्ट क्लास है सोसाइटी में उसको उखाड़ फेंको। फिर इसकी टाइप्स पढ़ी हमने, बड़ी सारी टाइप्स है इसकी। लेनिनिज्म, लेनिन बोलता ठीक है लेबर, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जो जितने भी सारे हैं इनका एक लीडर भी होना चाहिए ना। तो ये ज्यादातर डिक्टेटर वाली वो है, इनका एक लीडर भी होगा, तो वो आ गया लेनिनिज्म। माओइज्म, वो उसने अपने चाइना में उसने बोला कि चाइना में भी क्या है, एग्रीकल्चर वाली सोसाइटी है, उसके लिए उसने मूवमेंट चलाई, तो वो माओइज्म हो गई। ठीक है, ये सारी हम पढ़ेंगे आज। फिर सोशलिज्म में क्या होगा कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, और स्टेट होगी, स्टेट का रोल होगा, स्टेट ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिसोर्सेज। हमारे इंडिया में फिर कौन सा है? गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म क्या बोलता है कि रिसोर्सेज नहीं बांटे जाएंगे, रिसोर्सेज को अर्न करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वली बांटी जाएगी। ठीक है, चल गया पता? ये है कुछ। फिर लास्ट वाली मैंने क्या बोला था आपको? मर्केंटलिज्म।
ये ऐसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसमें क्या प्रमोट करती है, एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स प्रमोट करती है। क्या प्रमोट करती है? एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब एक्सपोर्ट्स आप कैसे अपने वो करोगे, प्रमोट करोगे ज्यादा? दूसरी कंट्रीज पे टैरिफ्स लगा दोगे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता है। तो ये प्रकार का क्या है? मर्केंटलिज्म ही है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ठीक है, अब अपने एक्सपोर्ट कैसे प्रमोट करोगे आप? जो अपने लोग हैं उनको सब्सिडीज दोगे, दूसरी कंट्रीज के साथ जो आपका व्यापार होता है उधर क्या लगाओगे? टैरिफ्स लगाओगे। तो ये चीज होती है मर्केंटलिज्म। ये ज्यादा पॉपुलर थी 1500 से लेके 1800 के बीच में। ठीक है, 16 टू 19th सेंचुरी के बीच में ये बड़ी फेमस थी, जिसको बोलते हैं मर्केंटलिज्म। एक प्रकार से मोनोपोली करने की कोशिश करते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में, उसकी मोनोपोली थी, तो वो भी एक प्रकार की मर्केंटलिज्म पे ही फोकस था। एक्सपोर्ट्स ज्यादा, इंपोर्ट्स कम करने अपने। ठीक है, ये सारी चीजें, इनको क्या बोलते हैं? मर्केंटलिज्म। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है, बस आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, कभी पेपर क्लियर भी हो गया तो इंटरव्यू में भी सीधा सीधा पूछा जा जाएगा। जो एक तो फासिज्म पूछा जा सकता है आपको, एक नाजिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, मर्केंटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है। अब ये सोशलिज्म है, इसके भी बड़े प्रकार की टाइप्स हैं। टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बड़े प्रकार के सोशलिज्म है, वैसे ही कम्युनिज्म की भी 10-15 टाइप्स हैं। वो नहीं पढ़नी है आपको। जो 2-3 सामने दिख रही है ना, माओइज्म और लेनिनिज्म, जो सामने दिख रही है, ऐसे तो कम्युनिस्ट का हाँ फॉलो की गई है, तो वो बोल सकते हो आप। ये पढ़ेंगे सारे। ठीक है, तो फिर लिखो हेडिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म बस याद रख, वो जरूरत नहीं है उसको। जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं करवाऊंगा। ठीक, एक पढ़ेंगे मर्केंटलिज्म, एक पढ़ेंगे सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में डिफरेंस क्या है, एक पढ़ेंगे सोशलिज्म और एक कम्युनिज्म। ठीक है, तो पहला आता है कम्युनिज्म, COMMUNISM, कम्युनिज्म। लिखा है हेडिंग, कम्युनिज्म इज ए सोशियो फिर डैश political ideology aimed at creating a classless society। रिपीट करता हूं मैं, कम्युनिज्म इज ए सोशियो पोलिटिकल आइडियोलॉजी एम्ड एट क्रिएटिंग ए क्लासलेस सोसाइटी। वही जो मैंने बताया था कि क्लासलेस सोसाइटी। फिर कॉमा, वेयर राइट्स एंड एक्सेस टू प्रोडक्शन मीन्स आर इक्वल फॉर ऑल, वेयर rights and accesses ACCESS to production means are equal for all। फिर कॉमा, irrespective of societal class। ठीक है, फुल स्टॉप लिख दिया। लिखो पाइनर्ड, PIONEERED, पाइनर्ड बाय इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम, द पाइनर्ड बाय इन्फ्लुएंस्ड 19th सेंचुरी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स, दो बंदे थे ये, दोनों फ्रेंची थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, AENGELS। इनकी फिलॉसफी थी ये कम्युनिज्म। आगे लिखो, फ्रेडरिक एंगल तक लिख दिया, आगे लिखो
communism proposes a world where common ownership replaced industrial possession. Communism proposes a world where common ownership replaces industrial individual possessions. कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल लोग होते हैं जो उनके पास भी ओनरशिप होती है ना, लेकिन कम्युनिज्म में कौन सी है? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिज्म. First point, abolishment of private property. दूसरा point, implementation of progressive or gradual income tax system. दो पॉइंट हो गए. पहला प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड, दूसरा पॉइंट प्रोग्रेसिव टैक्स होगा. जैसे इंडिया में लगता है जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उस पर उतना ही टैक्स, उतना ज्यादा टैक्स, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स. थर्ड पॉइंट लिखो, कंप्लीट सिसेशन, CESSATION ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स. इनहेरिटेंस राइट्स क्या होते हैं कि भाई जो फादर की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, ठीक है, वो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, वो खत्म कर दिए जाएंगे. तीसरा, स्टेट मैनेज्ड कॉन्फिस्केशन ऑफ इमिग्रेंट एंड रेबल प्रॉपर्टीज. तो स्टेट मैनेज करेगी प्रॉपर्टीज जो इमिग्रेंट्स बाहर से आए वगैरह हुए जो चले गए हैं इधर से, रेबल, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन. फ्री एजुकेशन, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर खत्म. नेक्स्ट, स्टेट कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉमा, फार्मिंग एंड फिर कॉमा और इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. तो ये कुछ आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बस इतना ही लिखना है इसके बारे में. नेक्स्ट क्या है? सोशलिज्म. सोशलिज्म दो हेडिंग. लिखो, सोशलिज्म ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी emphasizes public or collective ownership of production means. फिर कॉमा, फिर रिपीट कर देता हूं पहले वाला. सोशलिज्म कॉमा, ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी emphasizes public or collective ownership of production means. ठीक है, फिर कॉमा, which includes machinery, comma, tools and factories.
फिर कॉमा, प्रपोज्ड टू मीट ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, तो ये होता है सोशलिज्म। फिर पूरा पैरा मैं रिपीट करता हूं, सोशलिज्म ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी emphasizes public or collective ownership by production of mean, फिर which includes machinery, tools, factories proposed to meet human needs directly। अब सोशलिज्म आया क्यों, उसके लिए क्या रीजन है, फैक्टर लीडिंग टू सोशलिज्म। क्यों आया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था यूके वगैरह उधर यूरोप में, उसकी वजह से क्या हुआ, वेल्थ डिस्पैरिटीज थी। वेल्थ डिस्पैरिटीज का क्या मतलब कि अमीरों के पास ज्यादा, कईयों के पास है ही नहीं, कईयों के पास थोड़ा बहुत है। तो ये पहला पॉइंट लिख लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसके आगे डैश डाल के लिख दो वेल्थ डिस्पैरिटीज। कोई लाइन लिखने की इस पे जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वेल्थ डिस्पैरिटीज थी, तो ये पहला रीजन। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपोजिशन टू लिबरलिज्म। ठीक है, इसमें क्या है, आगे लिखो, इसके आगे अक्यूज्ड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स ओवर कलेक्टिव सोसाइटल वेलफेयर। तो इसमें ये लोगों के द्वारा इल्जाम लगाए जाते थे कि इसमें ज्यादातर कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल राइट्स पे ज्यादा फोकस होता है, ताकि ना कि सोसाइटी के जो वेलफेयर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना नहीं होता। तो क्या लिखना है इसमें, अक्यूज्ड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स ओवर कलेक्टिव सोसाइटल वेलफेयर। और तीसरा पॉइंट लिखो पॉवर्टी। थर्ड पॉइंट क्या है, पॉवर्टी। लिखो लिखो नहीं, बस अंडरस्टूड है पॉवर्टी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो क्या होगा कि जो वर्किंग क्लास होगी वो तो हमेशा पोर ही रहे, वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी तो वो पॉवर्टी में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट लिखो फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, फर्स्ट पॉइंट, ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी एडवोकेट ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी एडवोकेट पब्लिक ओनरशिप, कॉमा ओनरशिप, कॉमा एंड सेंट्रल प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। ओनरशिप किसकी होगी, पब्लिक की होगी, लेकिन और क्या होगा साथ में, सेंट्रल प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। तो प्लानिंग वगैरह ये कौन बनाता है, स्टेट, तो स्टेट चाहिए सोशलिज्म। दूसरा पॉइंट, ग्रेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली characterized a socialist economy compared to free market। थर्ड पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सोशलिज्म, जो मेजर सेक्टर होते हैं, जैसे पहले इंडिया में था कम्युनिकेशन के लिए, टेलीफोन वाली भी सरकारी कंपनियां थी, बीएसएनएल, ऑयल वाली सारी गाड़ियां भी सरकारी चलती थी। ठीक है,
तो ये सब कुछ चेंज तो 91 के बाद। बैंक सारे पहले मैक्सिमम सरकारी बैंक थे, प्राइवेट बाद में आए, ठीक। तो ये सारा क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्रोवाइड्स ए सोशलिस्ट इकोनॉमी विद इनकम स्टेबिलिटी, eliminating competition and monopoly inherent in capitalist class। जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा मेजर सेक्टर्स में तो फिर कैपिटलिस्ट क्लास होगी जो उसकी मोनोपोली नहीं होगी फिर, ठीक है। तो मेजर उसी का गवर्नमेंट का वो, ठीक। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो इसका, अंडर सोशलिज्म ऑल सोसाइटियल सेक्शंस आर इक्वल with no particular class receiving special advantage, ठीक है। तो अंडर सोशलिज्म आल सोसाइटियल सेक्शंस आर इक्वल with no particular class receiving special एडवांटेजेस। क्रिटिसिज्म लिखो इसका थोड़ा सा, पहला क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, INCENTIVE। इसमें लिखो critics argue that socialism lacks, lacks an incentive for hard work and innovation since wealth is equally distributed। अब देखो अगर वेल्थ सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इंसेंटिव मिलेंगे नहीं, जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है उसको भी ज्यादा नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि बात क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, इसमें लिखो सेंट्रल प्लानिंग में लेड टू रिसोर्स मिस एलोकेशन। अगर सेंटर ही एलोकेट कर रही है सब कुछ रिसोर्सेज आपको, तो उसमें मिस एलोकेशन हो सकती है, मिस एलोकेशन एंड इनएफिशिएंसीज। इधर तक की लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो पोटेंशियल फॉर गवर्नमेंट अब्यूज, गवर्नमेंट अब्यूज भी कर सकती है। लिखो विद इमेंस पावर concentrated in the state, फिर कॉमा there is a rise of misuse leading to authoritarian regime। ठीक है, डिक्टेटरशिप भी आ सकती है ना उधर, regime REGIMES। और लास्ट पॉइंट में इसमें क्या होगा कि लिमिटेड इंडिविजुअल राइट्स।
इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा मिलते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, उधर इधर लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, इसमें और इधर लिखना डायमेंशंस, फिर सोशलिज्म, फिर मार्क्सिज्म, ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, डायमेंशंस, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म। तो पहला क्या है डायमेंशन, इकोनॉमिक सिस्टम। आगे लिखो सोशलिज्म में क्या आएगा इसका, लिखो सोशलिज्म एडवोकेट्स फॉर कोलेक्टिव और स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। सोशलिज्म क्या बात करता है, कोलेक्टिव ओनरशिप और या फिर स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। लेकिन मार्क्सिज्म में क्या है, देखो मार्क्सिज्म इज ए specific form of socialism developed by Karl Marx. It aims for classless society where means of production are collectively owned and controlled. So Marxism is a specific form of socialism developed by Karl Marx. It aims for classless society where means of production are collectively owned and controlled. ये आ गई फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन लिखो क्लास एनालिसिस। इसमें सोशलिज्म में क्या आ गया, इसमें लिखो सोशलिज्म रिकॉग्नाइज the existence of social classes in society and seeks to address inequality and exploitation. सोशलिज्म क्या करता है, पहचान लेता है कि सोसाइटी में कितनी क्लासेस हैं और हमें उनकी इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन को एड्रेस करना। तो सोशलिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल क्लासेस इन सोसाइटी एंड सीक्स टू एड्रेस इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये आगे इसमें नेक्स्ट लिखो मार्क्सिज्म में क्या होगा, मार्क्सिज्म आर्ग्यूज दैट societies are divided into two main classes. कार्ल मार्क्स क्या बोलता था कि सोसाइटी में सिर्फ दो ही क्लासें होती है, एक होते हैं हैव्स जिनके पास सब कुछ है और एक क्या है हैव्स नॉट जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब लेबर क्लासेस। पर ये उसकी बात गलत है कि सोसाइटी में ऐसा थोड़ी है कि एक हैव्स और हैव्स नॉट ही है, बीच वाले भी है ना, मिडिल क्लास भी है नहीं भी है, तो ये है। तो मार्क्सिज्म आर्ग्यूज the societies are divided into two main classes, haves और have not। तो इसमें आगे लिखो मार्क्सिज्म seek to abolish the capitalist class, और मार्क्स क्या बोलता था कि जो हैव्स है उनको अबॉलिश कर दो।
थर्ड पॉइंट, थर्ड डायमेंशन आ गई, रोल ऑफ स्टेट। रोल ऑफ स्टेट, इसमें क्या होगा, इन सोशलिज्म द स्टेट control the means of production, it act as a mechanism for wealth distribution and social welfare। सोशलिज्म में तो स्टेट जरूरी है, नहीं तो सोशल वेलफेयर नहीं होगी सोसाइटी में। इन सोशलिज्म द स्टेट कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट एक्ट एज ए mechanism for wealth distribution and social welfare। और आगे मार्क्सिज्म में क्या होगा, द एंड गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज कम्युनिज्म वेयर द स्टेट थ्रोन अवे। क्योंकि वायलेंट रेवोल्यूशन की बात होती है अगर, कि स्टेट का रोल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट डायमेंशन क्या है, रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म डजंट नेसेसरली रिक्वायर, इन सोशलिज्म रेवोल्यूशन डजंट नेसेसरली, मैं उल्टा बोल रहा हूं, क्या लिखा, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में आगे लिखो, सोशलिज्म डजंट नेसेसरली रिक्वायर ए revolution, socialism doesn't necessarily require a revolution। और आगे मार्क्सिज्म में क्या है, मार्क्सिज्म सी रेवोल्यूशन एज ए नेसेसरी कैटलिस्ट फॉर चेंज। मार्क्सिज्म बोलता है कि रेवोल्यूशन के बिना चेंज ही नहीं आएगी। It advocates for a violent revolution to seek seek control of the means of production। लास्ट पॉइंट लिखो, विजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का क्या विजन है इसमें, तो सोशलिज्म में क्या है और मार्क्सिज्म में क्या है। सोशलिज्म में क्या है कि एम टू एड्रेस पॉवर्टी, फिर कॉमा, प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशलिज्म का एम क्या है कि एड्रेस करना पॉवर्टी को, सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी और इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, मार्क्सिज्म का लिखो, मार्क्सिज्म इनविजन VISION इनविजन ए क्लासलेस सोसाइटी और इसमें क्या है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर इरेडिकेटेड। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज जो है उसको इरेडिकेट करना, खत्म करना। ठीक है, ये खत्म हो गया। ये नेक्स्ट क्या लिखना है, मर्केंटलिज्म। नेक्स्ट हेडिंग दो, मर्केंटलिज्म। ठीक है, MERCANTILISM, मर्केंटलिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी, मर्केंटलिज्म फिर कॉमा एंड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ, नहीं, मर्केंटलिज्म एंड इकोनॉमिक थ्योरी प्रोमिनेंट
from 1500 to 1800 CE कॉमन एरा में was practiced PRACTICD by European nations to amplify 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 exports and reduce imports. Full stop. This strategy was enacted through the establishment of tariffs, TARIFFS, tariffs and subsidies, SUBSIDES, subsidies to stimulate exports and inflate the cost of foreign imports. मतलब वही एक्सपोर्ट प्रमोट करने हैं और फॉरेन इंपोर्ट्स जो हैं वो कम करने. यही ट्रम्प कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प अभी. वो जो इंडिया से बड़े सारे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ना यूएसए को, इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को और कम लेता है उनसे. अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक्सेस दो इंडियन मार्केट्स में. वो इंडिया नहीं कर सकता कि अगर उनके एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गए इंडिया में तो फिर इंडियन खत्म. इंडियन जो ठीक, क्योंकि जो हम अभी भी अमूल का दूध हम 20-30 रुपए का पैकेट लेते हैं ना, वो आएंगे तो वो 15 रुपए का दे देंगे. बस काम खत्म. हमारा फिर लेगा नहीं कोई. जो सस्ता होगा, जो क्वालिटी वाला होगा, बाहर से उसके स्टिकर अच्छे होंगे, लोग वही लेंगे. नेक्स्ट लिखो हेडिंग ओरिजिन ऑफ मर्केंटलिज्म. ओरिजिन कैसे हुआ. ठीक है, पहला पॉइंट देखो इकोनॉमिक शिफ्ट. इसमें लिखो द ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक टू एक्सचेंज इकोनॉमी इन द 15th century exchange economy. In 15th century disrupted the Middle Ages socio-economic structure. मिडिल एजेस की बात, जब इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्प्टेड था तो फिर देशों को करना ही था कुछ, उनको अपने एक्सपोर्ट वगैरह करने थे. दूसरा देखो पॉलिटिकल एम्बिशंस. पहला क्या लिखा, इकोनॉमिक शिफ्ट, दूसरा पॉलिटिकल एम्बिशन. इसमें लिखो मर्केंटलिज्म was a tool for nations to strengthen their position both internally and externally. तो मर्केंटलिज्म को एक टूल के हिसाब से यूज किया जाता है ताकि अपनी स्ट्रेंथ और पोजीशन इंटरनली और एक्सटर्नली दिखाई जाए. थर्ड पॉइंट लिखो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस. टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, इसमें क्या होगा, द कंपस COMPASS and printing press facilitated new discoveries and expanded access to
डाइवर्स मार्केट्स, फुल स्टॉप। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस controlled significantly to the rise and spread of mercantilism. नेक्स्ट हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्केंटलिज्म। जब मर्केंटाइल स्टेट, उसके क्या कैरेक्टर होते हैं? पहला, गोल्ड एक्यूमुलेशन। उस टाइम की बात है ये, 1500 टू 1800। उस समय बुलियंस बोलते थे कि जितने भी एक्सपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट किस में देंगे? बुलियंस में। बुलियंस में आ जाते हैं वो मेटल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ठीक है। तो उसको एक्यूमुलेट करके रखते थे। दूसरा, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस। ट्रेड को बैलेंस करते थे, मतलब ऐसा नहीं कि इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम, बराबर बराबर के हिसाब से, ताकि बैलेंस रह सके। तीसरा आ गया इसका कॉलोनाइजेशन। जैसे इंडिया इधर से वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हो रही थी? यूके में, यूरोप में। और सामान कहाँ डंप किया जाता था? इधर। खरीदता कौन था? इंडिया। तो मतलब इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे। तो ये यूरोप में जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो ये किसके दम पे हुई? वही कॉलोनीज। उस समय उनके लिए मार्केट कौन सी थी? यही कॉलोनीज। कॉलोनीज के लोग ही, उनके लिए मार्केट बनी। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें, क्या होती है? स्टेट मोनोपोलीज होती है। स्टेट की मोनोपोली होती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखो, प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म यही होती है कि अपनी मार्केट को बचा के रखती है। जैसे देखो चाइना, चाइना को फुल एक्सेस नहीं है हमारी मार्केट का, ठीक है, कुछ ही चीजों का है। जैसे फोन देखो, चाइना के फोन हर बंदे के पास होते हैं, इसका एक्सेस है उनके पास। लेकिन हर चीज का होगा तो देखना फिर चाइनीज सामान इतना आ जाएगा इंडिया। तो हम बचा के रखते हैं, मतलब टैरिफ्स वगैरह लगा देते हैं, और बड़ा सिस्टम होता है। चाइना की तो एफडीआई वगैरह भी अलाउड नहीं करते, उसके लिए वो वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म पॉइंट इसका, और लास्ट है इकोनॉमिक रेगुलेशन। इकोनॉमिक नेशनलिज्म और इकोनॉमिक रेगुलेशन, ये सारे पॉइंट आ गए। कौन कौन सा था? गोल्ड एक्यूमुलेशन, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस, कॉलोनाइजेशन, स्टेट मोनोपोलीज, प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक रेगुलेशन, ये सारे पॉइंट्स आ गए। तो अगर पेपर आएगा तो पेपर में फ्लो चार्ट बना देना इसका, ऐसे सर्कल, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख देने, चक्रव्यूह टाइप, ताकि आपको एक्सप्लेन ना करने पड़े। अगर आप ऐसे लिखें तो आपको डिमांड की जाएगी आपसे कि आप उनको एक्सप्लेन। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे नहीं लिखना होता पेपर में, ठीक है, फ्लो चार्ट्स, तब फिर डिमांड नहीं होती आपसे एक्सप्लेनेशन की। नहीं तो आप कोई भी पॉइंट लिखोगे ऐसे लाइंस में तो फिर आपसे मांगा जाएगा कि एक्सप्लेन क्यों नहीं किया है, ठीक है। अब देख, तूने जैसे लिखा गोल्ड एक्यूमुलेशन, तो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कैसे गोल्ड एक्यूमुलेट करते थे? वो माना, ये इससे थोड़ा शार्प बनना पड़ता है इधर, और इतना टाइम ही नहीं होता पेपर में कि आप कैसे करोगे, कैसे इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, इतना टाइम हो जाता है। क्रिटिसिज्म लिख लो इसके दो तीन, क्रिटिसिज्म ऑफ मर्केंटलिज्म। पहला वह आ गया इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। करप्शन होगी इसमें। वो पता है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो उसके ऑफिशियल कितने करप्ट थे?
पढ़ा है उसमें बहुत ज्यादा करप्ट थे वो, मतलब शिप्स के शिप्स भर के इधर से पैसा लेके जाते थे और वो इतने अमीर हो जाते थे कि उधर अपने देश में या उधर जाके पार्लियामेंट की सीटें खरीद लेते थे। सोचो। हाँ हाँ हाँ, बड़े रिच होते थे वो। दूसरा, ह्यूमन राइट्स अब्यूज होंगे। ह्यूमन राइट्स को कौन देख रहा है? अगर किसी कंट्री का मोटिव यही है कि उसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्रमोट करना, तो वो दूसरी कंट्री के ह्यूमन राइट्स वगैरह ये नहीं देखेगी। ठीक है। तीसरा, कॉलोनीज हार्डशिप। जो कॉलोनीज होंगी उनका क्या हार्डशिप होगा, लिखो, इसका लिख लो आगे। कॉलोनीज फेस्ड periods of inflation and high taxation। तो ये सारे पॉइंट आगे मर्केंटलिज्म में। ठीक है। एक पढ़ा हमने आज मर्केंटलिज्म, फिर पढ़ा सोशलिज्म और मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है। ये आ सकता है पेपर में, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा था सोशलिज्म, उसके फीचर्स, उसके क्रिटिसिज्म, और पहला क्या पढ़ा था हमने, कम्युनिज्म। ठीक है। तो ये आज के हम टॉपिक्स कर चुके हैं। अब मैक्सिमम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो गया है जो पेपर में आ सकता है। ऐसे आने को तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। वो एक पॉइंट पे ही क्वेश्चन दे देंगे, जैसे हमने पढ़ा हुआ कोरियन वॉर, वो कोरियन वॉर पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, लेकिन आना एक जब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, तो फिर आपको तैयार रहना है इसको। इतना जो है, अगर आपको इतना आता है जितना पढ़ा हमने, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आधे पॉइंट तो आप लिख लोगे इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का हर चीज पे इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। हाँ हाँ हाँ, एक आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट होगा, दूसरा रेनेसेंस जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, थिंकर्स, थिंकर्स का हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, इनका हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ इससे। क्योंकि इन्फ्लेशन हुई होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हुई होगी, डेथ्स, बीमारियां। ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक बीमारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू, क्योंकि पता है वॉर्स पहले ट्रेंचेस में होती थी, ट्रेंच गड्ढे खोदे जाते थे, तो बीमारी फैली थी, इतने ज्यादा लोग मर गए थे यूरोप में, 60% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी यूरोप। ठीक है। हाँ, तो वो तो कुछ ना कुछ ये लिंक है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, उसका भी इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे है, पूरी दुनिया पे है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमने वो कंसेप्ट जो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह वो सारी चीजें ली। फिर हमने क्या पढ़ा था, यूएसएस की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उधर से भी बड़े सारे कंसेप्ट आए। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, ये सारी चीजें वो उधर से आए। और क्या पढ़ा, कुछ थिंकर्स पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में की, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, ये थ्योरी किसने दी, ये थोड़ा याद रखना है, कभी कभी प्री में पूछ लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी किसकी है, मोंटेस्क्यू की है, और बड़ी सारी थ्योरीज जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद और क्या टॉपिक्स पढ़े थे, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा। रशियन रेवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे अलग है थोड़ा वो। हाँ हाँ हाँ, वो है रशियन रेवोल्यूशन हुए बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के द्वारा। फिर 2 चीजें हमने पढ़ी थी, यूनिफिकेशंस, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उनमें से क्वेश्चन आने की फुल चांस होते हैं, क्योंकि उससे बड़ा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ही कारण बनी थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, क्योंकि हिटलर ने जर्मनी की पहले की इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, फिर पॉलिटिकल, और जर्मनी बड़ा स्ट्रांग हो गया, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अंधा सपोर्ट किस, जर्मनी का ही था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था इसका। ठीक है। फिर इटली की भी, इटली की 3 बंदों ने करवाई थी,
काउंट कैपुर, मजीनी, गैरिबाल्डी, उन तीनों का रोल था। ठीक है, तो वो भी हो गया। अब क्या करना है आपको कि कुछ टॉपिक्स ऐसे खुद से पढ़ लेने, रीड कर लेने, रीड ही करने, ज्यादा रटने वगैरह नहीं। ये पॉइंट्स आपके लिए काफी हैं। कुछ टॉपिक्स खुद से पढ़ लेने होते हैं। जैसे कोरियन वॉर क्या थी, ये पढ़ लिया करो। ठीक है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में बड़े सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो हम पढ़ेंगे जब पॉलिटी में पढ़ेंगे, या फिर आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हर जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं होंगे लिंक। अब मैं इधर भी करवा सकता हूँ आपको कि यूनाइटेड नेशन कब बना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बना, कितने ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स, क्या क्या आती है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, वो उधर भी पढ़ना ही है, उधर अच्छे से पढ़ना है। आईआर में, आईआर में हम ये भी पढ़ेंगे कि रेलिवेंस क्या है इसकी आज के टाइम में, रिफॉर्म्स की जरूरत है उसमें या नहीं जरूरत है, तो उधर आप अच्छा पढ़ सकते हो। आप वो भी हो गया। ठीक है, आईआर में कोल्ड वॉर भी मैक्सिमम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि इंडियन रशिया आप ये पढ़ोगे रहे आईआर में, और आईआर सबसे ज्यादा आता है पेपर में। मतलब केएस के एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा आता है, यूपीएससी में भी आता है, पर इधर 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही पेपर में, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं, नहीं तो ऐसे अच्छे से उसमें आ जाएगा। अगर कभी टाइम मिले तो वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी एनसीईआरटी वगैरह या कोई कुछ छोटी सी किताब 1-2 बार रीड कर लो, फिर कमांड बन जाएगी। बाकी पॉइंट्स यही हैं जो मैंने करवाए हैं, इनको भी आप अपनी मर्जी से और शॉर्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस, पर इतना, हाँ इतना काफी है। नहीं नहीं, अगर 10 नंबर का आएगा तो शॉर्ट लिखना ही पड़ेगा। और हाँ, शॉर्ट को नहीं कर सकते। फिर वो है कि आपको नॉलेज कितनी है। अगर आप क्या आप कनेक्ट कितने पॉइंट्स कर, बिल्कुल बिल्कुल वो करना पड़ेगा। तो फिर बड़ा इतना, फिर आज कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, मंडे को। मंडे को क्या देखेंगे, लेटर मुगल्स, उधर तक ही पढ़ा है ना अभी, औरंगजेब तक, तो औरंगजेब से आगे लेटर मुगल्स सारे एक ही दिन, अगले हफ्ते खत्म करनी है, चाहे जो मर्जी हो यार, बड़े दिन हो गए, बड़ा मजा हो गया, है ना, बड़ा टाइम लगा दिया। हाँ हाँ।